जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिक्षा क्लासेस पर। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले प्रश्न पर। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इकोस्ट्रिक या एग्रोनॉमी? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 6:222 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हम 6 का क्यू करेंगे, जिससे आएगा हमारा 216। और इसमें अगर हम 6 जोड़ते हैं, ये क्या हो रहा है, इसमें अगर हम 6 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 222। ऐसे ही हम 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू कितना होता है? 343। और इसमें हम 7 को ऐड करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 350। और ऑप्शन नंबर हमारा ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर मालूम है कि सूर्य देवता को समर्पित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो कि हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि माइनस जोड़ने, प्लस घटाने, गुणा भाग करने और भाग गुणा करने, तो इसका आंसर, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 7, 10, 5। ये कैसा लिख रहा है? कितना था? 10, 5, 6 और 4। अब यहाँ हम साइन लिख लेते हैं। माइनस की जगह जोड़ना, यानी कि ऐड करेंगे हम इसे। और गुणा की जगह भाग का साइन है, तो गुणा की जगह हम भाग। और सही लग रहा है, 5, 6। भाग की जगह हमें गुणा करना है, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे। और प्लस की जगह हमें घटाना है, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मैथ। जी ये सही नहीं आ रहा, आज बोर्ड मास लगाएंगे हम। देखते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। सबसे पहले इन्हें डिवाइड करेंगे, तो 5 का भाग देंगे 10 में, तो आ जाएगा हमारा 2। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 6 करेंगे हम, जिससे हमारा आ जाएगा 12। अब थोड़ा मांगे ले लेते हैं इसको। यहाँ 12 आ चुका था। अब हमें क्या करना है? ए फॉर ऐड, यानी कि 7 को हम ऐड करेंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारा कितना? 19। और फिर हम इसको घटा देंगे 4 से, तो आ जाएगा हमारा 15। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? जो विजय घाट समाधि है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की है, जो दिल्ली में रिंग मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है? भारत का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है? अन्ना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें 2 कैंपस हैं। मुख्य कैंपस में 1300 एकड़ ज़मीन है और जो दूसरा है उसमें 2700 एकड़ ज़मीन है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर बताइए आप। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो वो होता है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि हमें बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बरौनी ताप बिजली घर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो बरौनी ताप बिजली घर जो है वो बिहार में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो कि हमारा भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, किस्मत, नूरजहां या फिर कंगन? आलम आरा जो फिल्म है वो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी, जो सन 1931 में आई थी। और इसके जो निर्देशन किया था, यानी कि डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी नाम था उनका, अर्देशीर ईरानी, यानी कि आप नोट कर लीजिए इसको। अर्देशीर ईरानी, सॉरी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? स्तंभ, पुष्प, पत्ती या फिर मूल? पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वह उनकी पत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन से हैं? आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, जिन्हें हम ग्रेगर मेंडल कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट विधि में लिखा जाता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया। उस कूट भाषा में दिए गए अक्षरों को कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास ये दिया है QRC, इनको लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखेंगे हम Q के लिए कोड क्या है 5, R के लिए क्या कोड है? R के लिए है कोड हमारा 2, 0 के लिए कोड दिया हुआ है, नहीं C के लिए कोड दिया है 9, Y के लिए कोड क्या है 8, N के लिए 0 कोड दिया है 0, सॉरी, N के लिए 0 कोड दिया है, और P के लिए 6 दिया है, और D के लिए 7 दिया है। सॉरी, इसे हम सही से लिख देते हैं 7। तो इसमें चेक करते हैं 5 2 9 8 0 6 7। हमारा पहला ही आंसर सही है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1947। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है, मतलब प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा सबसे पहले तो हम इसे सेट करते हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग, मतलब वो कह रहा है कि तुम पहले 9 का वर्ग करो और 10 का वर्ग करो। इन दोनों वर्गों को करने के लिए अब यहाँ देखते हैं हम 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा, क्या हो रहा है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81 और 10 का वर्ग होता है हमारा 100। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 181। अगर हम इसे देखते हैं तो इसके आसपास में अभी हमें दिखाई देगा कि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 और 14 का जो स्क्वायर होता है जो होता है 196। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा वर्ग आ रहा है। इसमें हमें 13 का स्क्वायर मतलब इसमें से घटाएंगे 181 में से 169 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 12 ही आएगा ना, हाँ 12। तो अब हम इसे देखते हैं ऑप्शन में दिया गया कि नहीं। ऑप्शन में तो 12 दिया ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जब ऑप्शन में 12 ना दिया हो ऐसी स्थिति में हम 12 नहीं लिखेंगे, ऐसी स्थिति में लिखेंगे हम इसको, देखेंगे कि अगर हम 196 में से 15 घटाते हैं तो 181 आता है, तो हमारा आंसर यही 15 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? असफल यानी कि महाभियोग लगाया और फिर वो साबित नहीं हुआ। कौन थे वो? हंसराज खन्ना, A.N. ग्रोवर, M. हिदायतुल्ला या फिर रामास्वामी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी थे, इन पर असफल महाभियोग चलाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चरित्रहीन पुस्तक के रचयिता कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के रचयिता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर कालिदास। चरित्रहीन पुस्तक जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी कि हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट होती है और जो हमारी चलती है कहाँ तक, वाई और जेड तक। तो वो बोल रहा है कि दाएं से 7वें, यानी कि दाएं से 7वां निकालना है। तो इसको हम कर सकते हैं, जैसे 26 तो होते ही हैं, 26 होता है क्या, जेड, इसमें से 7वां निकालना है, मतलब दाएं से 7वें स्थान पे चल रहा है। तो क्या आएगा इसका, इसको हम 7 हटा देंगे तो 19 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 19 आ गया एस, 19 पे एस होता है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, मतलब कि इसके भी बाएं 11वां अक्षर। तो हमारा 19 आ गया था और 19 में से हम 11 फिर से घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। और 8 पे क्या होता है, 8 पे होता है एच, यानी कि हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश।
भारत का अन्न भंडार की बात करें तो पंजाब को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पर चलते हैं। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? बुल और बियर शब्दों का प्रयोग योजना आयोग, स्टॉक एक्सचेंज, विक्रय कर विभाग या आयकर विभाग। तो बुल और बियर जो शब्द हैं इनका प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक खाद्य फसल है? कपास, जूट, ज्वार या तंबाकू? तो तंबाकू तो कोई खाने की वाली फसल है नहीं। जूट भी कोई फसल नहीं। अब बात रही कपास और ज्वार की। तो जो ज्वार होता है, ज्वार एक खाद्य फसल है और यह मोटे अनाज वाला होता है। कपास की बात करें तो कपास कोई खाद्य फसल नहीं है, यह दूसरी श्रेणी में आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न आ गया। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है? विसरण, अवशोषण, परासरण या वैद्युत कण संचलन। तो रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को जो दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त घटना जो है वो है हमारी परासरण। इसको हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? निलंबन, पायस, झाग या फिर जेल का? बताइए फ्रेंड्स। जो दूध होता है हमारा जो दूध होता है हमारा वो पायस का उदाहरण है। अगले प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह प्रयोग किया जाता है। डीडीटी ऑप्शन दिए हैं हमारे। प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक या फिर उर्वरक। डीडीटी एक कीटनाशक रसायन है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन गलत था, जो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, उसको देख लेते हैं। ये कल का प्रश्न है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? इसमें ये प्रयागराज तो सही था, और भी मतलब 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो जिसमें इलाहाबाद तो जिसमें दिया हुआ है। और बात करें हम हरिद्वार में भी, सॉरी ये बिल्कुल सही नहीं आ रहा। तो लिखेंगे हरिद्वार, सॉरी ऐसे ही देख लो, हरिद्वार में होता है और प्रयागराज में तो होता ही है, साथ ही उज्जैन में भी होता है, और एक जगह क्या थी, नासिक। हाँ, नासिक महाराष्ट्र में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो हमारे कल का प्रश्न था, प्रश्न सारे खत्म हो